अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। कल मैंने आपके साथ अपनी लाइफ स्टोरी के थोड़े से मोमेंट थोड़ी सी बातें शेयर की। आज मैंने सोचा है कि मैं आपके साथ शुरू से प्रॉपर बात कर लूँगी, मुकम्मल एक आगाज़ आपके साथ शुरू से आपको बताऊँगी। देखिए जी, मेरी शादी को हो चुके हैं 20 साल। 20 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी, तब मेरी उम्र थी 18 साल। मैं 18 साल की थी तब मेरी शादी हुई थी और शादी से पहले मैं यहाँ पे नहीं रहती थी, मतलब सुबह पंजाब में नहीं रहती थी, सुबह बलूचिस्तान में रहती थी, क्वेटा में। क्वेटा में मेरे अब्बू की पुलिस में जॉब थी। ट्रैफिक पुलिस में मेरे अब्बू सिपाही थे और बचपन से ही जब मैं पैदा हुई तभी मेरे अब्बू ने हमें अपने साथ वहाँ पे रख लिया। हम लोग को वहाँ पे क्यों रहते थे वो एक अलग कहानी है, ठीक है? वो टॉपिक भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अपनी अम्मी की लाइफ स्टोरी, वो भी बड़ी टफ थी। अच्छा, हम लोग वहाँ रहते थे, फिर वहाँ से मेरे अब्बू रिटायर हुए, हम गाँव आए। गाँव में आते ही माशाल्लाह उस टाइम मैं काफ़ी खूबसूरत थी, तो काफ़ी सारे मेरे रिश्ते आए, लेकिन ये जिसके साथ मेरी शादी हुई है, ये मेरे फूफो के बेटे हैं, मेरे कज़न। ठीक है जी, मेरी भी माशाल्लाह से 9 फूफियाँ और 1 अब्बू मेरे थे, ठीक है? और अब्बू मेरे छोटे से थे तो उनके अब्बू की डेथ हो गई और मेरी फूफियों ने ही मेरे अब्बू को पाला। तो मेरे अब्बू का ये कहना था कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता अपनी उस बहन को दूँगा जिसने सबसे ज़्यादा मेरी खिदमत की, जिसने सबसे ज़्यादा मुझे पाल-पोस के बड़ा किया। तो फिर मेरे अब्बू ने मेरी इस फूफो के बेटे को मेरा रिश्ता दे दिया था। खैर शादी मेरी हो गई। शादी से पहले मेरे एक जेठ है और एक देवरानी है। मैं दरमियान वाली हूँ, ठीक है? और बड़ी जो मेरी जेठानी है, वो मेरी कज़न भी है, वो भी मेरी फूफो की बेटी है। और शादी होने के बाद कि इतनी मेरी टफ़ ज़िंदगी गुज़री है, इतनी सख़्त गुज़री है कि शादी होने के बाद मुझे नहीं पता था, ना मुझे खाना पकाना आता था, ना मुझे रोटियां बनाना आती थी, ना मुझे कोई काम करना आता था। क्योंकि 18 साल की उम्र में मेरी शादी कर दी गई। मैट्रिक किया मैंने, 10 जमातें पढ़ी। उसके बाद जी मेरी 1 साल तक मैंने गाँव में ही मैं एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में टीचिंग की जॉब भी की थी। उस वक़्त उस जॉब की बड़ी अहमियत थी। उस वक़्त मुझे उस जॉब की 500 रुपये सैलरी मिलती थी और उस 500 में से मैं 50 रुपये महीने का जो है ना अपनी चीज़ के लिए अलग रख देती थी और 450 रुपये मैं अपनी अम्मी के हाथ में रखती थी। और वो एक अलग स्टोरी है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी मैं। ठीक है, अब फिर जब शादी हुई तो शादी के बाद मुझे जो रूम दिया गया, एक छोटा-सा हमारा घर था, उसमें मतलब अभी हम नए घर में शिफ्ट हैं। तो उस घर में ये था कि एक मेरी जेठानी का कमरा था और एक मेरे पास था और एक हमारा ड्राइंग रूम था जिसमें मेरा देवर रहता था। और जो सास-ससुर हैं, जब वो मेरी शादी उन्होंने की तो अपना कमरा उन्होंने मुझे दिया, तो वो बाहर बरामदे में सोते थे, ठीक है। तो फिर हुआ क्या कि जी शादी के बाद जल्दी-जल्दी मेरे बच्चे पैदा हुए। माशाल्लाह मेरी कम उम्र में शादी हुई थी तो पहली बेटी मेरी एक 1.5 साल की हुई तो मेरी दूसरी बेटी पैदा हो गई और दूसरी बेटी 2.5 साल की हुई तो मेरा बेटा पैदा हुआ और बेटा मेरा माशाल्लाह से 3 साल का पूरा हो गया तो फिर मेरी चौथे नंबर वाली बेटी पैदा हुई। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि बस सब फैमिली कंप्लीट है। लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे एक और रहमत देनी थी और वो इस न्यू घर में आके 11 साल के बाद 39 साल की उम्र में मुझे अल्लाह ताला ने फिर मुझे अभी बेटी दे दी और वो बेटी मेरी अभी 3 माह की है। ठीक है जी। अच्छा, शादी के बाद हुआ क्या कि जी मेरा जो हस्बैंड है, वो आर्मी में जॉब करते थे, नौकरी के थे, फ़ौजी थे। तो उनको फ़ौज की जॉब भी उन्होंने मेरी वजह से ही की थी। क्योंकि जब उन्होंने रिश्ता माँगा था मेरा, तो मेरी अम्मी की यही शर्त थी कि मेरी अम्मी के अपने नंदों के साथ अच्छा टाइम नहीं गुज़रा हुआ था, तो अम्मी कहती हैं कि मैं रिश्ता नहीं दूँगी। तो अम्मी ने ये शर्त लगाई थी कि अगर लड़का जो है आर्मी जॉब करेगा, सरकारी मुलाज़िम होगा तो मैं बेटी का रिश्ता दूँगी। अम्मी ने तो ये शर्त इस वजह से लगाई थी कि इन्होंने आर्मी की जॉब सरकारी करनी है कोई नहीं, तो मुझे रिश्ता नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मेरे कज़न को मैं काफ़ी ज़्यादा पसंद थी, तो उसकी भी ख्वाहिश थी, उसे भी आर्मी काफ़ी पसंद थी। आर्मी जॉब भी पसंद थी और मेरी वजह से भी उन्होंने
आर्मी में जो है जॉब कर ली, ठीक है, वो फ़ौजी बन गए। लेकिन जब मेरी हुई शादी, उसके बाद जब मेरी बड़ी बेटी पैदा हुई असबा, तो तब मेरे हस्बैंड ने जॉब छोड़ दी, वो भी फैमिली इश्यूज़ की वजह से। क्यों छोड़ दी? क्योंकि हमारे घर में जो होती है ना, एक पढ़े लिखे बंदे के साथ गुजारा करना बहुत आसान है, लेकिन एक जाहिल औरत के साथ गुजारा करना बहुत मुश्किल है। और गाँव की औरतों के साथ गुजारा करना, क्योंकि मैं शहर से आई हुई थी तभी, और मुझे इन लोगों के बारीक दिमाग का कुछ पता नहीं था, कुछ इल्म नहीं था कि ये मेरे साथ क्या करने वाली हैं, या ये इनकी सोच कहाँ तक है, कितनी घटिया इनकी सोच है, और ये क्यों इस तरह की है, मैं नहीं जानती थी। मेरे हस्बैंड जो है पूरा, जब आर्मी में थे तो पीछे से मुझे जेब खर्च भी नहीं दिया जाता था, उनकी तनख्वाह में से भी मुझे नहीं दिया जाता था। मैं कोई इतराज़ नहीं करती थी, मेरी अम्मी मुझे खाने की चीज़ के पैसे भी ला के देती थी, या फिर मुझे चीज़ ला के दे देती थी खुद ही, क्योंकि ज़ाहिर है 18 साल की बच्ची की क्या है उस टाइम, यही सोच होती है मुझे दुकान की चीज़ें खानी है, तो मुझे तो आदत पड़ी हुई थी अम्मी के घर की, तो अम्मी फिर खुद ही मुझे ला के देती थी, क्योंकि ये लोग तो मुझे कुछ इस तरह की देती नहीं थी। मेरा अगर हस्बैंड ने एक बार छुप के मेरी तरफ पैसे भिजवाए थे जेब खर्च के, तो उस पर सब ने एतराज़ किया, तो फिर उन्होंने वो भी देने छोड़ दिए, बंद कर दिए। वो भी उस टाइम सिर्फ 300 रुपये उसने मुझे दिए थे। अच्छा, फिर क्या होता था कि खाने के वक़्त ना, मुझे नहीं पता था कि मेरी जेठानी ऐसा करती हैं मेरे साथ ना, ऐसा करेगी। वो खाने-पीने की चीज़ों पे ना निशानियाँ रखना, कि मुझे सालन डालने की परमिशन नहीं होती थी, कि मैं अपना सालन खुद डाल के नहीं खा सकती। मैं खुद फ्रिज से दूध लेके अपनी चाय नहीं बना सकती थी। मुझे अपने लिए कुछ भी करने की परमिशन नहीं होती थी, मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मतलब जो करने लगती थी तो मेरे साथ सास भी लड़ाइयाँ शुरू कर देती थी, और जेठानी भी जो है वो भी, और हर चीज़ उन्होंने अपने कब्ज़े में की हुई थी। मुझे बस सिर्फ़ इतना कहा जाता था कि तुम कपड़े धो, बर्तन धो, और वो मैं धो लेती थी। सास-ससुर के भी मैंने धोने, देवर के भी मैंने धोने, हाथ से धोने। वॉशिंग मशीन थी लेकिन उसे यूज़ नहीं किया जाता था, उसे इस्तेमाल नहीं करने देती थी। कहती ये हाथ से ही धोएगी, मैं हाथ से ही धो लेती थी। उनके भी धो के रखती थी। फिर इसी चक्कर में जो मेरी बेटी पैदा हुई, तो मेरी जब बेटी पैदा हुई तो मेरी सास ने मुझे रोटी बना के दी, तो घी वाली ना, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा घी लगाया उन्होंने, देसी घी लगाया, तो मैं इतना खाती भी नहीं थी घी, और देसी घी लगा के उन्होंने वो जो रोटी का हॉट पॉट होता है ना, उसमें उन्होंने रख दी, तो और बीच में कोई कपड़ा वगैरह नहीं रखा। तो के कपड़ा ना रखने की वजह से ना, हॉट पॉट के ऊपर ढक्कन लगाया तो रोटी के बीच में पसीना आया, तो वो जो है रोटी बीच में गल सी गई ना, क्योंकि मेरी साथ छोटी असबा, जो मेरी बड़ी बेटी है, वो रोने लग पड़ी, मैं उसे फ़ीड कराने लग पड़ी। जब उसे फ़ीड करा के उसकी तरफ केयर की, उसे सुलाया, सुलाने के बाद जब मैंने अपना टिफ़िन खोला कि अब मैं खाना खा लेती हूँ, तो जैसे ही खोला तो रोटी सारी जो है ना, वो घी की वजह से और पसीना आने की वजह से गल चुकी थी। तो मैंने इस वजह से वो रोटी नहीं खाई। फिर मेरी अम्मी आई तो मैंने कहा अम्मी आप मुझे हलवा बना के दे दें, मैंने रोटी खानी है। नहीं खाई है, वो रोटी गल गई थी, तो ये लोग अब दोबारा तो आटा देंगी नहीं। तो अंदर ही मेरे पास सिलेंडर पड़ा हुआ है गैस, जिसमें छोटी का दूध गर्म करती हूँ, तो आप मुझे इस पे थोड़ा-सा हलवा पका दीजिए। अम्मी गईं बाहर मेरी जेठानी से माँगा हलवे का सामान, तो वो बड़े गुस्से में हो गई ना, मेरी सास भी गुस्से में हो गई। तो अम्मी ने कहा कि वो भूखी है, उसे भूख लगी है, तो मैंने थोड़ा-सा उसके लिए बनाना है। तो मैंने कहा अम्मी आप खुद ही ले लें। पहली दफ़ा मैंने ये हिम्मत की, तो मेरी अम्मी ने जाके खुद ही वहाँ से निकाला। मैंने उन्हें बताया कि यहाँ से अब थोड़ा-सा आटा ले लो, थोड़ी चीनी ले लो, और देसी घी अंदर ही पड़ा हुआ है, वहाँ से वो ले लो। अम्मी ने मेरे लिए थोड़ा-सा हलवा बनाया, और वो भी मैंने थोड़ा-सा ही खाया, क्योंकि पहली बार थी, पहली बच्ची थी, और मुझसे ये देसी खुराक नहीं खाई जा रही थी। अच्छा जी, वो हो गया, लेकिन शाम के वक़्त मेरी तो सास साहिबा ने मेरे लिए रोटी नहीं बनाई। अम्मी मेरी घर चली गई, और नहीं बनाई, तो मैंने पूछा कि क्यों नहीं बनाई? तो उन्होंने कहा अपनी माँ से बनवा लो, तुमने मेरे हाथ का नहीं खाना। तो मैंने कहा ये वजह थी, मैंने इसलिए नहीं खाया था। बस फिर वहाँ से हमारे मसले और शुरू हो गए। अच्छा जी, फिर हुआ क्या कि अगले दिन भी सुबह मुझे ना पका के दिया गया, मेरी अम्मी अपने घर से लेके आई। इसी तरह फिर मेरे हस्बैंड घर आए छुट्टी, तो जब वो घर में आए हैं तो उनको जब बताया, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, उनकी अम्मी ने जब उन्हें बताया, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे डाँट लगा दी। जब मेरी डाँट लगाई, उनके सामने मेरी बेइज़्ज़ती की, तो मैंने कहा मैं तो अब यहाँ नहीं रहूँगी, मुझे तो जाना ही जाना है। मैं रोने लग पड़ी, और फिर अपने अब्बू को मैंने बुलवाया, मेरे अब्बू आए। इन सब ने कहा कि आप इसे मत लेके जाओ, अगर आप इसे लेके जाओगी तो इसे आदत बन जाएगी। तो इससे आगे का पार्ट मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूँगी। अभी हम करेंगे कुकिंग। ओके। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाली ज़ात है।
और इंसान कितना ही गुनहगार क्यों ना हो, वो ज़ात फिर भी रिज़्क अता करती है। आज मैं बना रही हूँ गुड़ वाली मीठी टिक्कियाँ। ये क्यों बना रही हूँ इंशाल्लाह मैं आगे जाके आपको बताऊँगी। इतनी ढेर सारी मैंने किस लिए बनाई हैं ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत मज़ेदार बनती हैं ये टिक्कियाँ, बहुत खस्ता, बहुत नरम, और सिर्फ 3 चीज़ों से मैंने बनाऊँगी। बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं, बहुत ईजी तरीका है इनको बनाने का। ये हमारे ख़ानदानी रेसिपी है। हर सीज़न में ये मैं सर्दियों में भी बनाती हूँ और गर्मियों में भी बनाती हूँ। गर्मियों में इस वजह से बनाती हूँ क्योंकि बच्चे पराठा नहीं खाते, उन्हें नाश्ता जो है वो पसंद नहीं होता गर्मियों में, तो वो गर्मियों में ये जो है सुबह के वक्त एक टिक्की खा लेते हैं और साथ में चाय पी लेते हैं, तो ये उसके लिए भी बहुत बेस्ट है। और सर्दियों में बच्चों के लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त हैं। अंदर बिस्तर में बैठ के बच्चों को दिन के वक्त किसी भी वक्त क्रेविंग होती है, भूख लगती है, तो 1 से 2 बिस्किट ये घर के खा लें। इंतहाई ताकतवर ग़िज़ा है ये, और ये इतने सॉफ्ट बनते हैं कि बुज़ुर्ग भी इसे बहुत आसानी से खा लेते हैं। ठीक है, मैंने ये बनाए अपने अम्मी अबू के लिए थे, वो उम्रा करने के लिए जा रहे थे, तो उनके लिए मैंने बनाई हैं। ठीक है, तो इन्हें से बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1.5 किलो गुड़ ले लिया है। ये 1 से 1.5 किलो गुड़ है, और ये आटा जो है ये 2 किलो है। ठीक है, आपने इसी नाप के मुताबिक, अगर आप इसे कम बना रहे हैं तो आप इसे हाफ़ कर लें, अगर आप इसे ज़्यादा बना रहे हैं तो आप इसको डबल कर लें। ठीक है, ये 2 किलो के करीब करीब गुड़ था, यानी कि 1 पाव ही बीच में से कम होगा। ठीक है, उसके अलावा 2 किलो आटा है। इस गुड़ में मैंने 4 गिलास पानी के डाल के इसको चूल्हे पे मैंने रखा। सिर्फ गुड़ को मैंने मेल्ट किया, पकाना नहीं है, गुड़ अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। मेल्ट करने के बाद मैंने इस तरह गुड़ वाले इस शीरे को छान लिया है। छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गुड़ में ना थोड़ी सी कंकर मट्टी वगैरह होती है। इसको छानने के बाद मैंने 3 बड़े चम्मच सौंफ के जो हैं उसको मैंने पीस लिया था ब्लेंडर में, वो भी मैंने अलग से रख लिया था। एक जो है आधा कप देसी घी का मैंने मेल्ट करके वो भी रख लिया। और बादाम जो हैं वो आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं, लेकिन मैंने 1 मुट्ठी बादाम जो है उन्हें भी अच्छे तरीके से बारीक कर लिया था इसके बीच में डालने के लिए। आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, लेकिन अखरोट भी डाल सकते हैं, पिस्ता भी डाल सकते हैं, बादाम भी, लेकिन मैं ये सिर्फ बादाम वाली बना रही हूँ, तो मैंने इसमें सिर्फ बादाम लिए हैं। ठीक है, ये देसी घी मैंने मेल्ट करके रखा हुआ था, 4 बड़े चम्मच देसी घी के। ठीक है, ये मैंने डाले हैं। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप घर का नॉर्मल घी जो है उसके भी आप 4 डालडा घी या जो भी आप यूज़ करते हैं उसके आपने 4 चम्मच घी के ज़रूर डालने हैं, और 2 चम्मच आपने उसमें कुकिंग ऑयल के ज़रूर डालने हैं। ठीक है, मैं अब इसमें 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के भी डालूंगी, खाने के चम्मच छोटे वाले। ये डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है हाथों से। ठीक है, इस घी को ये अब मैं अंदाजे से मैंने 2 चम्मच इसमें कुकिंग ऑयल के डाल दिए हैं। अब मैं इसको यहाँ पे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। इसकी मिक्सिंग अच्छे तरीके से करनी है घी के साथ। ठीक है, उसके बाद मैं इसमें ये बादाम का जो मैंने पीस के रखे हुए हैं इनको भी मैंने बीच में डाल देना है। ये देख सकते हैं आप बादाम कितने हैं। ये पीसने के बाद जो है ना तकरीबन 1 मुट्ठी बन गए थे, हाथ की 1 मुट्ठी समझ लें, और चम्मच से आप नाप करें तो 5 से 6 चम्मच थे। ठीक है, और ये है इलायची पाउडर ½ टी स्पून, और ये सौंफ मैंने इसे भी मिक्सी में पीस लिया है। आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने पीस के इसलिए डाला है कि साबुत मेरे बच्चे नहीं खाते, बीच में से निकालते रहते हैं उसे, तो इस वजह से मैंने इसे पीस लिया था। और पीसने के बाद मैंने 1 बड़ा चम्मच इसमें भर के ऐड किया, और फिर एक थोड़ा सा मैंने बाद में भी ऐड कर दिया था इसमें। अब इस शीरे की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। हम सिर्फ इसे मिक्स करके 20 मिनट का रेस्ट देंगे इस आटे को। और मिक्स करने के दौरान, क्योंकि आटा है गेहूं का, गंदम का प्योर गंदम का आटा है ये, ठीक है, तो आप इसे दूसरे अपने घर का जो दूसरा आटा है आप उससे भी इसे बना सकते हैं। जो आप बाज़ार का आटा लेते हैं उससे भी बना सकते हैं, मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन ये गेहूं के आटे से बहुत मज़े की बनती हैं। असल जो इसकी रेसिपी है और जो असल इसका जायका है, फ्लेवर है, वो गेहूं के आटे से ही आता है, यानी गंदम के आटे से ही आता है। ठीक है, यहाँ पर जब आप मैं ऐसे शीरे से मिक्स कर रही हूँ, आप जब इसे शीरे से मिक्स करेंगे तो ये आपके हाथों के साथ चिपकेगा, जैसा कि अब मेरे हाथों के साथ चिपक रहा है, क्योंकि ये जो है ना शीरे से इसकी मिक्सिंग हो रही है ना, शीरे की मदद से मैं ऐसे गूंद रही हूँ। और शीरा काफ़ी गाढ़ा है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये कितना गाढ़ा है। और मैंने जो आपको इसके लिए नाप बताया है, यानी कि 2 किलो गुड़ है तो 2 किलो आटा ले लें आप। 2 किलो से आप 1 पाव निकाल लें गुड़ का, क्योंकि मीठा अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप पूरा 2 किलो ले सकते हैं। मुझे थोड़ी सी कम मिठास चाहिए थी, इसमें थोड़ी सी कम मिठास हो तो वो ज़्यादा मज़े के लगते हैं, इसलिए मैंने 1.5 किलो गुड़ लिया था और 2 किलो आटा। ठीक है, और 4 गिलास पानी के डाल के मैंने इसे बॉयल किया, मतलब गुड़ को मेल्ट किया।
फिर उसको शीरे को मैंने ठंडा किया, ठंडा करके उसे छान लिया। छानने के बाद अब मैं इसे यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे अब मिक्स करने के दौरान आप देख रहे हैं कि ये हाथों के साथ कितना चिपक रहा है, और ये आपको कितना नरम लग रहा है ना कि ये तो बहुत ज़्यादा नरम हो चुका है। नहीं, अब यहाँ पे मैं इसे 20 मिनट के जब रेस्ट दूँगी, ये इतना सख्त हो जाना है, इतना हार्ड हो जाना है, क्योंकि गेहूँ का आटा है ये फूलता है, ठीक है, गंदम का आटा है ये फूलता है। लेकिन अगर आप दूसरा आटा, नॉर्मल आटा ले रहे हैं ना, तो उसमें भी कोई मसला नहीं है। अगर इस तरह वो नरम पड़ जाता है तो आप उसे 10 मिनट का रेस्ट दें, 20 मिनट का, उसके बाद ये खुद बहुत हार्ड हो जाता है। अब यहाँ पे मैं अपने हाथों से सारे आटे को रिमूव करके इसके ऊपर लगा के और इसको 20 मिनट का रेस्ट दूँगी। उसके बाद फिर मैं इसे दोबारा एक बार अच्छे तरीके से इसे नीट करूँगी, और फिर मैंने इसको दोबारा 10 मिनट का रेस्ट देना है। ये टाइमिंग आपने याद रखनी है इसकी। बताने में ज़रा मुश्किल लगता है, करने में कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। जब आप लग जाएं कि हमने ये करना है, और एक बार बना के रखें रोज़ की, अगर आप बच्चों को 1 से 2, 2 से 3 अगर बिस्किट बच्चे ये खा लेते हैं, ख़ास तौर पे जो 2 से 3 साल के बच्चे हैं, उनके लिए तो ये बहुत बेस्ट है, और वो खाते भी बड़े शौक़ से हैं। मेरी भांजी आई हुई थी, मैंने उसे भी खिलाए दिए, उन्होंने बड़े शौक़ से खाए, मेरी भतीजी ने बड़े शौक़ से खाए, मेरे अपने बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं ये। तो इसको बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसको फ्राई करने में भी, क्योंकि गेहूँ का आटा है। अब मैंने देखें इसको 10 मिनट का, मैंने 10 का नहीं 20 मिनट का रेस्ट दिया था, और उसके बाद ये सख्त हो गया था। और अब मैं इसके बीच में पानी डाल के इसको जो है ना, इसकी अच्छे तरीके से इसको गूँध रही हूँ, इसको नीट कर रही हूँ पानी डाल के, क्योंकि ये पड़ा रहने से सख्त हो गया। मैंने इसमें कोई आटा और मज़ीद मिक्स नहीं किया था, उसी कंडीशन में इसको रख दिया था, क्योंकि गेहूँ का आटा है, मैंने आपको बताया ना कि ये फूल जाता है, ये सख्त हो जाता है। अभी मैं इसमें पानी डाल के इसको मज़ीद गूँध रही हूँ, क्योंकि मुझे इसे बेलना है। तो आप इसको इतना नरम रखें जितना आप आसानी से इसे बेल सकें, इतना सख्त रखें जितना आप आसानी से, आप रोटियां बनाती हैं तो रोटियां बेल लेती हैं ना, तो आपके हाथों का अंदाज़ा होता है कि आपको कितना आटा चाहिए। यहाँ पे मैंने आटे में मीठा भी थोड़ा सा चेक कर लिया था। अच्छा, अगर आपका गुड़ मीठा है तो ये इतना काफ़ी है, ठीक है। लेकिन अगर गुड़ मीठा नहीं है ज़्यादा, आपको आटे में मिठास कम लग रही है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने ना थोड़ी सी चीनी लेके उसको कम पानी में चीनी को मेल्ट करना है, और फिर वो बीच में डाल देनी है। लेकिन जो मैंने आपको नापतोल बताया उसके मुताबिक मीठा इतना बिल्कुल परफेक्ट काफ़ी होता है। अब यहाँ पे मैंने इसको नीट कर लिया। अब फिर मैं इसको दूसरे बाउल में डाल के इसको मैं 10 मिनट का रेस्ट दे दूँगी। ऊपर से मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया था। 10 मिनट का रेस्ट देने के बाद मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया। फ्लेम आप देख सकते हैं, दम वाली फ्लेम पे मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है। अब साथ में मैंने उस आटे में से एक बड़ा सा पेड़ा बना लिया है, मोटा सा। ये टिक्कियाँ थोड़ी सी मोटी बनानी है, हमने रोटी के साइज़ की नहीं बनानी, लेकिन बहुत बारीक भी नहीं बनानी, बहुत मोटी भी नहीं बनानी। अब नीचे मैंने खुश्का लगाया है, खुश्क आटा, ड्राई आटा ज़रूर लगाना है, वरना ये चिपक जाएगा नीचे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके मैं डस्ट करती जा रही हूँ, और यूँ इसको मैंने बेल लिया है, ठीक है। आपने भी इसी तरह इसको बेल लेना है, और एक दरमियानी सी रोटी आपने बेलनी है, ना ये बहुत पतली हो ना ये बहुत मोटी हो। उसके बाद मेरे पास ये ढक्कन मौजूद था, आप कोई सा भी कटर ले सकते हैं। और इन टिक्कियों का साइज़ छोटा हो तो ये ज़्यादा आसानी से पकती हैं और ज़्यादा अच्छी पकती हैं, ठीक है। बड़े साइज़ की टिक्कियाँ जो हैं वो टूट जाती हैं, क्योंकि गेहूँ का आटा है ना। तो वो जब हम उन्हें बीच में, मैंने किया था एक बड़े साइज़ की टिक्की मैंने बीच में पहले फ्राई की थी, लेकिन वो टूट गई थी, इसलिए अब मैंने छोटे साइज़ की टिक्कियाँ रखी हैं। देखें, जो चीज़ गड़बड़ हो रही है मैं वो भी आपको बता रही हूँ। ऑयल गर्म हुआ, उसमें मैंने ये टिक्कियाँ डालना शुरू कर दी। अब यहाँ पे इसके पकने का हमें कैसे पता चलेगा? जब मैं टिक्कियाँ बीच में डाल रही हूँ, ये सारी नीचे बैठ रही हैं, आप देख रहे हैं ये बिल्कुल बैठी हुई हैं। जैसे जैसे ये पकती जाएंगी ये तैर के ऊपर आ जाएंगी, ठीक है। जब ये सारी ऊपर आ जाएंगी तो इनकी एक साइड नीचे से ऑलरेडी पक जाएगी। उस वक्त मैं इनको टर्न कर लूँगी, इनको पलट लूँगी। ये देखिए आप, ज़बरदस्त ये पकती जा रही हैं और ऊपर आती जा रही हैं। जब आप टिक्कियाँ ऑयल में डालेंगी ना ये बिस्किट, तो ये पहले नीचे बैठ जाएंगे। फ्लेम जो है वो दम वाली होनी चाहिए। हाई फ्लेम पे ये ऊपर से जल जाएंगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो हमने दम वाली फ्लेम पे तकरीबन इन्हें 5 मिनट लगते हैं पकने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अभी ये ऊपर से देखें सारी ऊपर तैर के आ चुकी हैं। अब मैं इनको पलट लूँगी, टर्न कर लूँगी, और उनकी आप देख सकते हैं कि एक साइड कितनी ज़बरदस्त किस्म की गोल्डन कलर की हो चुकी है। अच्छा, इन टिक्कियों में थोड़े थोड़े क्रैक्स आएंगे, ये फूलती हैं ना, थोड़ी खस्ता होती हैं, और उसके अलावा हमने इसमें बादाम का पेस्ट भी डाला हुआ है, इस वजह से ये थोड़ी सी इस तरह करके ना थोड़ी थोड़ी सी बीच में इनके क्रैक्स आएंगे। तो वो कोई नहीं, ठंडे होने के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हैं। यहाँ पे ये होंगी भी बहुत सॉफ्ट, बहुत नरम होंगी, लेकिन जब आप इन्हें बाहर रखेंगी तो डिश में एक एक को अलग अलग करके रखना है,
ठीक है, और इसको ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद आपने इनको एक जगह इकट्ठा करना है। अब ये जो मैंने पहला बैच निकाला है ना, इसको मैंने ट्रे में बिल्कुल खुला खुला करके फैला के रख दिया था। मैं आगे जाके आपको दिखाती हूँ। फिर जब ये ठंडी हो गई थी, मैंने 2 ट्रे इस्तेमाल की थी। एक ट्रे में पहला बैच रखा, वो ठंडा होता रहा, दूसरा निकाला, उसको दूसरी ट्रे में फैला के रख दिया। देखिए इस तरह जब ये ठंडी हो गई तब मैंने इन्हें इकट्ठा कर लिया था। अब ये सारी बना के उसके बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। फ़ाइनल तो अब यही है इसकी, लेकिन ठंडा होने के बाद ये काफ़ी खस्ता हो गई थी। अब यहाँ पे मैंने इसकी पैकिंग कर ली। अच्छा जी, पैकिंग इसकी इसे मुकम्मल तौर पर ठंडा करने के बाद करनी है। आपने गरम गरम टिक्कियों को इकट्ठा नहीं करना, आपने गरम गरम टिक्कियों को पैक नहीं करना, क्योंकि फिर इसमें एक नमी सी आ जाती है। ये जो है ना पसीना छोड़ने लगती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गल जाती हैं। इसलिए इनको सिंगल सिंगल रख के, अलग अलग रख के इनको अच्छे तरीके से ठंडा करना है। जब ये ठंडी हो जाए उसके बाद आप किसी भी कंटेनर में डाल के इस तरह आप इसको सेव करके रख सकते हैं। बच्चों को भी दें, खुद भी खाएं। सुबह के वक्त अगर आपको पराठा सूट नहीं करता तो आपने ये 1 से 2 बिस्किट घर के बने हुए आप चाय के साथ खाएं, तो आपकी जो है ना पूरा एक मील बन जाता है ताकतवर। जो डाइट कर रही हैं उनके लिए ये बहुत बेस्ट है। तो वो पराठा अंडा ना लें, सिर्फ इसे ले लें, 2 बिस्किट इसके ले लें, तो इससे भी आपका जो है मील पूरा हो जाता है। एक मैंने ये बनाई थी अपने अम्मी अब्बू के लिए। मेरे अम्मी अब्बू जा रहे थे उम्रा करने के लिए, तो मैंने उनको ये बना के दी हैं, क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू जो हैं उन्हें वाइट आटा सूट नहीं करता। तो मैंने उन्हें ये बिस्किट बना के दिए हैं। वो दिन के वक्त, सुबह के वक्त नाश्ते में जो है ये 2-2 बिस्किट भी खा लेंगे, तो इंशाल्लाह उन्हें वाइट आटे की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वैसे तो वो अपनी इबादत करेंगे, लेकिन इबादत के साथ पेट भी तो साथ ही होता है ना, और फिर बुज़ुर्ग हैं, बीमार ना हो जाएं, तो इस वजह से मैंने उनके लिए ये बनाई थी। इसके अलावा मैंने अपने बच्चों के लिए भी एक डब्बा पैक करके रख दिया था। ठंड है, ठंड के मौसम में बच्चे बिस्तर में बैठ के ये खाते हैं। सर्दियों में भी मैं बनाती हूँ, गर्मियों में भी बनाती हूँ। गर्मियों में नाश्ते में ये बहुत बेस्ट लगते हैं, पराठे की ज़रूरत नहीं पड़ती। पराठे के लिए जो है वैसे भी गर्मी में पराठा अच्छा नहीं लगता, तो मेरी ये रूटीन है, मैं गर्मियों में इसे बनाती हूँ, बच्चों को देती हूँ सुबह नाश्ते में चाय के साथ। और दिन के वक्त भी जब बच्चों को हल्की फुल्की भूख लगती है उस वक्त मैं उन्हें दे देती हूँ। तो कम ख़र्चे में ये ज़्यादा बन जाते हैं। बिज़नेस आइडिया है, बेस्ट है। तो जाते जाते आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जो कर चुके हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। आपकी एक लाइक से हमारी हौसला अफजाई होती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।